नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा फायर शॉप द नॉन एमटीएफ वर्जन का वीडियो देख लिया होगा। तो उस वीडियो में मैंने लास्ट में कहा था कि अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू यूज द गूगल शीट। तो जो गूगल शीट मैंने आपके लिए बनाई है, आज के वीडियो में मैं उन्हें कवर करने वाला हूं कि लाइव गूगल शीट मतलब जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग के लिए यूज करेंगे उसे कैसे यूज करना है, और बैक टेस्टिंग की जो शीट है उसे कैसे यूज करना है, क्योंकि उन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। दोनों थोड़े अलग तरीके से काम करती हैं। बैक टेस्टिंग में पिछला डेटा पुल होता है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग है उसमें उसी दिन का डेटा पुल होता है जिस दिन हम उस शीट को देख रहे हैं। तो कैसे यूज करना है एक एक स्टेप करके मैं आपको सब समझाऊंगा आज। तो अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कई लोग स्किप मार के फिर भी मेरे से वही सवाल पूछते हैं जो वीडियो में कवर हो चुका है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे और वो सवाल कवर हो चुका है वीडियो में, मैं आंसर नहीं करता, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हर एक उस क्वेश्चन का आंसर भी करूं जो कवर मैं कर चुका हूं। तो वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा प्लीज। तो सबसे पहले समझते हैं स्ट्रैटेजी शीट। तो जो मैंने आपको शीट दी है उसमें अलग अलग शीट है उसके अंदर, तो अलग अलग शीट्स को मैं कवर करूंगा। सबसे पहले आती है स्ट्रैटेजी शीट। ओके, तो टॉप में यहां पे देख लीजिए कौन सी शीट मैंने खोली हुई है। फायर शॉप विद ज्वेल्स बिड इन्वेस्टमेंट डेमो ऑफ, क्योंकि मैं आपको डेमो दे रहा हूं इसका, इसमें मैंने डेमो वाली शीट बनाई है। ये सेम एग्जैक्टली वही रेप्लिका है जो आप लोगों के पास है, जिसमें आप अपनी करंट इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करेंगे जैसे ही आप इसको यूज करना शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं दो शीट्स के बीच में स्विच करता रहूंगा। एक शीट है बैक टेस्टिंग की और दूसरी शीट है इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कौन सी शीट में मैं दिखा रहा हूं। तो स्ट्रेटेजी शीट में यहां पे आपको मिल जाएंगे सारे स्टेप्स की इस स्ट्रेटेजी में हम करते क्या है। ये मैंने पूरा डिटेल में वीडियो में कवर कर रखा है। यहां पे सिर्फ इसका एक क्विक ब्रीफ दे रखा है, ताकि आपको वीडियो में बार बार ना जाना पड़े अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टेप रीवेरीफाई करना चाहते हैं कि करते क्या है उसमें। उसके अलावा मैंने यहाँ पे ये शीट का लिंक दिया हुआ है। तो अगर मैं फ्यूचर में इस शीट में कोई अपडेट करता हूं तो यहां से आप अपडेटेड शीट खोल पाएंगे। तो जब भी आप इस शीट को खोलेंगे यहां से, तो अपडेटेड वर्जन खुलेगा। तो लास्ट में मैं डेट्स भी डाल रहा हूं शीट के एंड में, क्योंकि लास्ट वाला जो वर्जन था वो 5 अगस्त 2023 को मैंने दिया था। तो अगर वहां डेट चेंज हो जाती है तो आपको वो दिख जाएगा कि चेंज हो गया है। और क्या चेंजेस हुए हैं वो मैं कोशिश करूंगा कि शीट में डाल दूं कि क्या चेंजेस हुए हैं, ताकि अगर आपको लगता है वो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं तो आपको शीट खोल के दोबारा कॉपी करके अपना डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा नई शीट में। अगर आपको लगता है कि जो नए अपडेट्स मैंने किए आपके खास काम के नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको वो शीट का एक्सेस मिल जाएगा। बैक टेस्टिंग की जो शीट्स हैं, अगर आपको खुद की बैक टेस्टिंग करनी है, ये जो ग्रीन वाला लिंक है इसको खोलिए और इसकी कॉपी बनाइए, और उसके बाद आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो मैंने बैक टेस्टिंग करी थी उनके लिंक्स भी मैंने दिए हैं। किस पीरियड की बैक टेस्टिंग है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो जिस भी आपको देखना है पीरियड का बैक टेस्टिंग, आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि नो नीड टू मेक अ कॉपी, जस्ट व्यू द रिजल्ट्स, यानी कि ये वाली शीट्स आप सिर्फ रिजल्ट देखने के लिए यूज करें, इनकी कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको खुद की बैक टेस्टिंग करनी है तो वो पहला वाला लिंक है जो आप यूज करेंगे। ठीक है, तो इसकी कॉपी मैंने ऑलरेडी बना दी है और उसका नाम है डेमो ऑफ फायर शॉप विद ज्वेल्स, जो मैं यूज करूंगा। डेमो ऑफ आपकी शीट में नहीं दिखेगा, ये मैंने अपनी कॉपी बना रखी है आपको डेमो देने के लिए। और स्ट्रेटेजी शीट में यहां पे मैंने वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी दे दिए हैं कि अगर आपका ओवरऑल इन्वेस्टेबल कैपिटल 5 लाख है, या जो भी आप रखना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 5 लाख है, उसे 25 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट का अमाउंट कितना आता है 20,000। मैक्स नंबर ऑफ ईटीएफ हम कितने रख सकते हैं, सीलिंग लिमिट है 20। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 4 लाख जब हम सारे 20 ईटीएफ या स्टॉक्स खरीद लेते हैं। और बचा हुआ 1 लाख रुपीज, क्योंकि 5 लाख टोटल थे, 4 लाख इन्वेस्ट हो गया, बचा हुआ 1 लाख। और उस 1 लाख को हम बिड्स में इन्वेस्ट करते हैं, और एक बिड का पार्ट क्या होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके हिसाब से 1 लाख हम 50 बिड्स में यूज कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि 2,000 जाएंगे तो अराउंड 50 बिड्स हो जाएंगे हमारे अलग अलग ईटीएफ्स में। तो अगर आप किसी और अमाउंट से शुरू कर रहे हैं, बड़ा छोटा जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई 4 लाख से करना चाहता है, तो यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए आप यहां से देख सकते हैं। तो मेनली आपको ये वाला अमाउंट कहां चेंज करना है वो है करंट होल्डिंग लिस्ट। तो वो थर्ड लिस्ट है जो मैं कवर करूंगा। उससे पहले बारी आती है शॉपिंग लिस्ट की। तो इस शॉपिंग लिस्ट में है 43 इक्विटी ईटीएफ्स जो यहां पे आपको दिखेंगे, और उसके बाद है ज्वेलरी के 11 ईटीएफ्स, और सबसे लास्ट में है स्टॉक्स जो कि निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स है, जो करंटली अभी मार्केट कैप के हिसाब से जब मैंने शीट बनाई थी उस दिन। ये ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होंगे। किसी भी दिन आपको ये स्टॉक्स चेंज करने हैं या कोई भी ईटीएफ चेंज करना है, मैनुअली आपको वो चेंज करना पड़ेगा। तो ये लिस्ट कस्टमाइजेबल है। ये जो मैंने येलो में डाले हैं 2 कॉलम आई और जे, इसके नीचे जो भी वैल्यू आप डालेंगे उसके अकॉर्डिंगली उसका करंट मार्केट प्राइस, उसका 20 डीएमए और सारी बाकी वैल्यूज ऑटोमेटिकली उस ईटीएफ या स्टॉक के लिए पुल कर लेगी शीट। तो आपको सिर्फ यहां पे ये कोड चेंज करना है और वो हो जाएगा, और नाम आपको मैनुअली डालना है, यानी कि ये दोनों चीजें मैनुअली चेंज करनी है। ठीक है, तो
कई सारे लोगों ने मुझे पूछा कि जो ETF की शॉप है उसमें 60 ETFs हैं, क्या हम उन्हें यूज कर सकते हैं? जी हाँ, आप किसी भी ETF को यहाँ यूज कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे 60 ETF रख रहे हैं तो मेक श्योर कि उसमें से ज्वेलरी हटा के ज्वेलरी यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है? ज्वेलरी और इक्विटी ETF को मिक्स नहीं करना है, क्योंकि स्ट्रेटेजी के हिसाब से इक्विटी ETF को हम बाय करते हैं, साथ में ज्वेलरी को भी बाय करते हैं एक अलग लॉट में। ओके, तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं कोई भी ETF और कोई भी स्टॉक अपनी मर्जी का रख सकते हैं। और जहां तक ये रेड बॉक्सेस दिए मैंने वहां तक आप रख सकते हैं, यानी कि अभी 10 है, लेकिन आप इसमें और यहां तक ऐड कर सकते हैं स्टॉक्स। अगर इसके बियॉन्ड और भी ऐड करने हैं तो आपको गूगल शीट की नॉलेज होनी चाहिए कि फॉर्मूलाज कैसे काम करते हैं, कहाँ क्या फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, वो आपको खुद से करना पड़ेगा। बाकी यहां तक आप करेंगे तो मैंने ऑलरेडी फॉर्मूलाज लगा रखे हैं, ताकि यहां जो आप डालें वो यहां ऑटोमेटिकली रैंकिंग में पुल हो जाए। तो ये तो राइट हैंड साइड में हो गई हमारी शॉपिंग लिस्ट, जहां से रैंकिंग का सिस्टम चेक किया जाता है। अब रैंकिंग होती कहां पे है? तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये टेबल है, एलिजिबल ETFs फॉर बाइंग फिल्टर्ड लिस्ट। ये फिल्टर्ड लिस्ट क्यों है, ये आपको मैं थोड़ा बता दूं। तो सबसे पहले नीचे देख लेते हैं, एक और टेबल है, एलिजिबल ETFs फॉर बाइंग अनफिल्टर्ड। तो किसी भी दिन जब आप शीट खोलते हैं, ठीक है, मैं लाइव शीट की बात कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट शीट की, जिस वक्त आप शीट खोलेंगे, अगर वो ट्रेडिंग डे है और मार्केट लाइव है, तो उस वक्त जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उस ETF का, वो यहाँ पे पुल हो जाएगा। अब यहाँ गूगल शीट में अप टू 20 मिनट्स का डिले होता है, तो एग्जैक्टली उसी वक्त का जो ब्रोकर में प्राइस दिखा रहा है वो यहाँ नहीं दिखाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन लगभग वो करंट मार्केट प्राइस आपको दिखा देगा कि क्या चल रहा है उस वक्त। ओके, तो उसके हिसाब से करंट मार्केट प्राइस यहाँ पुल होते हैं। 20 DMA लास्ट 20 डेज का जो डेली मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे पुल होता है, उसके हिसाब से कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली शीट करती है और फिर रैंकिंग देती है। तो इनमें जो सबसे कम वैल्यू वाला होगा वो रैंक 1 पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इक्विटी ETF की बात करें, यहां मैंने 5 रैंक तक पुल किया है, तो रैंक 1 पे देखिए -2% है, जो कि छोटा होता है -1.56% से, इसलिए -2% रैंक 1 पे आ गया है। तो ये वाला जो एरिया है, किसी भी वक्त आप शीट को चेक करेंगे, ये 5 के 5 रैंक, और जो ज्वेलरी ETF में 3 रैंक और स्टॉक्स में 3 रैंक, हर किसी में कोई ना कोई आपको दिखेगा ही दिखेगा। ये अनफिल्टर्ड लिस्ट है, क्योंकि शीट हमेशा जो भी सारे आपके लिस्ट में ETFs और स्टॉक्स अवेलेबल है उनकी रैंकिंग करती है, और उस वक्त जो सबसे सस्ता होता है उसको रैंकिंग के हिसाब से 1 2 3 4 5 उस हिसाब से यहाँ पे लिस्ट कर देती है। साथ में एक कॉलम मैंने यहाँ डाला है ऑलरेडी होल्डिंग, ताकि हमें मैनुअली ये ना ट्रैक करना पड़े कि हमने कौन सा ऑलरेडी ETF खरीद लिया है और उसे दोबारा ना खरीदें, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम पहली बार एक ETF खरीदते हैं और उसको दोबारा तभी खरीदते हैं जब उसमें फॉल आता है, 2.5% का फॉल, जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जो कि मैं करंट होल्डिंग शीट में आपको बताऊंगा। तो बेसिकली यहां पे ये पुल करने वाला है कि कौन सा आपने खरीद लिया है, वो करंट होल्डिंग में जो आप ETF डालते हैं कोड, अगर वो रैंकिंग से मैच हो रहा है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, जो मैं अभी आपको बैक टेस्टिंग करते हुए दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हर एक दिन यहाँ पे ये लिस्ट चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो जो ऑलरेडी होल्डिंग में होंगे वो, क्योंकि हमें दोबारा नहीं खरीदने, इसलिए वो फिल्टर्ड आउट होके जो होल्डिंग में नहीं है वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। फिलहाल करंट होल्डिंग खाली है, कुछ बाय नहीं किया, इसलिए सारे के सारे टॉप 5 यहां दिख रहे हैं, टॉप 3 ज्वेलरी ETF यहां दिख रहे हैं और टॉप 3 स्टॉक्स सब दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फिल्टर्ड और अनफिल्टर्ड लिस्ट। तो आपको बाय करने के लिए ये फिल्टर्ड लिस्ट को रेफर करना है, और जो हमें बाय करना होता है, जो भी यहाँ टॉप रैंक में आ रहा है उसको हम बाय करते हैं ना, जो भी पहली रो में हर एक शॉप में आएगा उसको हम बाय करते हैं। तो इजीली इसको देखने के लिए मैंने करंट होल्डिंग में इसको यहाँ पुल किया हुआ है। देखिए यहाँ पे कोटक PSU बैंक आ रहा है, जो कि यहाँ पे इक्विटी ETF में रैंक नंबर 1 पे है। ज्वेलरी में सिल्वर बीज है और स्टॉक में रिलायंस है, जो कि यहाँ ज्वेलरी में सिल्वर बीज और स्टॉक में रिलायंस। तो जो भी सबसे टॉप वाली रैंक में यहाँ होगा वो ऑटोमेटिकली शीट यहाँ पुल कर देती है आपको, ताकि आपको शॉपिंग लिस्ट को बार बार ना देखना पड़े, आप इसी शीट में मोस्टली अपना काम कर लें। ठीक है, तो जहां भी येलो कलर नहीं है वो फॉर्मूला से आ रहा है, उसको आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो अब बात करते हैं करंट होल्डिंग की। तो यहां देखिए इन्वेस्टमेंट कैपिटल येलो कलर में है, तो जिस भी इन्वेस्टमेंट कैपिटल से आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसे आपको यहां डालना है। तो सपोज आपने कल से स्टार्ट किया 5 लाख रुपीज से, आगे जाके मे बी कुछ मंथ्स बाद और मे बी 1 साल बाद आप अपना अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं, यहां पे आप 5 लाख से 10 लाख कर सकते हैं, जो भी अमाउंट बढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल 1 साल बाद मैं इसे 10 लाख करता हूं, तो ऑटोमेटिकली ये उसके 25 पार्ट्स करके मुझे यहां दिखा देगा कि एक पार्ट में कितना इन्वेस्ट करना है। इसलिए ये येलो कलर में नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला से आ रहा है। टारगेट येलो में है क्योंकि आप कस्टमाइज कर सकते हैं। वैसे तो जो मैंने बैक टेस्टिंग करी है वो 3% टारगेट के साथ करी थी, लेकिन अगर आपको टारगेट कम या ज्यादा करना है तो यहां से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। उसका क्या असर होगा वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा जब बैक टेस्टिंग करेंगे। और बिड लेवल मतलब कितना लास्ट बाय प्राइस से डाउन जाए आपका
स्टॉक या ईटीएफ तब आप बाय करना चाहते हैं, वो लेवल यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। नेगेटिव में ही करना है उसे डिफाइन, क्योंकि हम गिरने के बाद खरीदना चाहते हैं। अगर आप इसे प्लस में कर देंगे तो आपकी शीट गलत तरीके से करेगी। तो ये प्लस और माइनस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा यहाँ कुछ भी येलो में नहीं है, तो यहाँ आपको कुछ चेंज नहीं करना है। बाकी का येलो पोर्शन ये है, यानी कि जब हम बाय करेंगे तो उसकी एंट्री यहाँ पे होगी। बाकी जो येलो में नहीं है वो सब फॉर्मूला बेस्ड ऑटोमेटिकली वैल्यूज को पुल करेंगे। ठीक है, ओके। फिर है हमारे पास सोल्ड शीट, जिसमें हम वो रिकॉर्ड्स एंटर करेंगे जो जो ईटीएफ्स और स्टॉक्स हम सेल करते हुए जाते हैं उनको यहाँ पे एंटर करना है। तो ये वाला पोर्शन, कॉपी द बिलो डेटा फ्रॉम करंट होल्डिंग शीट, यहां से लेके यहां तक, शॉप टाइप से लेके टारगेट प्राइस तक, ये हमें कॉपी करना होता है। शॉप टाइप से लेके टारगेट प्राइस यहां से, अभी बैक टेस्टिंग में आपको दिखाऊंगा मैं। और यहाँ पे पेस्ट एज स्पेशल करना होता है। ये जो पोर्शन है येलो में, सेल प्राइस, सेल डेट, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट ऑन दिस डेट, ये मैनुअली एंटर करना है। और साथ में ब्रोकरेज जो चार्जेस लग रहे हैं वो मैनुअली एंटर करने हैं। और प्लस आप डिविडेंड का परसेंटेज भी ऑल्टर कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम 20% डिविडेंड देते हैं अपने आप को, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ डाला हुआ है। लेकिन आप कम ज्यादा करना चाहते हैं, जीरो करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। 0% कर देंगे तो कोई डिविडेंड नहीं डिडक्ट होगा, पूरा आपका ग्रोथ अमाउंट में यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब इस शीट को बैक टेस्टिंग की मदद से समझते हैं, क्योंकि लाइव शीट में सिमुलेशन पॉसिबल नहीं है पिछले डेटा को पुल करने का। लेकिन पिछला डेटा करने के लिए और इसको समझने के लिए शीट, मैं बैक टेस्टिंग वाली शीट यूज करने वाला हूं। ठीक है, दोनों की फंक्शनिंग एक्जैक्टली सेम है, बस ये है कि बैक टेस्टिंग में पिछला डेटा हम पुल कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं बैक टेस्टिंग की। तो यहाँ पे फेच करते हैं, से हमें 1 जनवरी 2022 का करना है। तो आप मैनुअली डाल सकते हैं 1 जनवरी 2022। जैसे ही आप ये डेट डालेंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग डेट बताएगा। सबसे पहले उनमें से वही ट्रेडिंग डेट होगी जो आपने सेलेक्ट करी है, अगर वो एक ट्रेडिंग डे है। 1 जैन ट्रेडिंग डे नहीं था, इसलिए वो हमें बता रहे हैं 3 जैन है ट्रेडिंग डे। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड देखिए, सैटरडे और संडे है, तो 3 मंडे था, तो मंडे से हम बैक टेस्टिंग शुरू करते हैं। ये जो फेच करने वाला सेक्शन है, डेट डालने वाला, ये लाइव में नहीं है इस तरीके से। ठीक है, ये समझ लीजिए, यहाँ पे नहीं है वो, क्योंकि हम पिछला डेटा नहीं पुल करते उसमें। जिस भी दिन आप चेक कर रहे हैं उस दिन का डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है बिना आपके डेट सेलेक्ट किए। ठीक है, तो ये बैक टेस्टिंग और लाइव का अंतर, छोटे छोटे अंतर है, वो समझ के चलिएगा। तो यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट किया, अब 3 जैन टॉप में आ गया, यानी हमने सही डेट सेलेक्ट कर रखी है। कई बार वीकडेज में भी छुट्टी होती है, तो ये जो सेक्शन है, ये वीकडेज की छुट्टी अगर होगी तो एक्सक्लूड कर देता, उस डेट को नहीं दिखाता। तो हमें मेक श्योर करना है जो हमने डेट सेलेक्ट यहाँ पे की है वो टॉप में हो। इससे ये पता चलेगा कि सही डेट हमने एक ट्रेडिंग वाली डेट सेलेक्ट करी है, जिस दिन मार्केट ओपन था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो रेकमेंड हो रहे हैं, जो भी तीनों हमारी शॉप्स हैं, इक्विटी, ज्वेलरी और स्टॉक, उनमें जो सबसे टॉप रैंक है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पुल हो जाते हैं। तो यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी कीजिए और यहाँ पे सबसे पहली रो नंबर 9 में, जो ये येलो वाले सेक्शन के नीचे है, शॉप टाइप के नीचे, यहाँ या तो आप राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, पेस्ट वैल्यूज कर सकते हैं, या फिर सीधा ये कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Shift+V यूज कर सकते हैं अपने कीबोर्ड में यहाँ वैल्यूज डालने के लिए। ठीक है, सीधा Ctrl+V मत कीजिएगा। देखिए मैं Ctrl+V करता हूं, यहाँ पे ये एरर्स आ जाएंगे, क्योंकि अब ये फॉर्मूला पुल कर रहा है वैल्यूज की जगह, और उससे सारी शीट गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये पेस्ट एज वैल्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करते ही बाकी का डेटा इसने सारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो 3 जैन का ट्रांजैक्शन हो गया। अब ये यहां रिकॉर्ड करते ही कि हमने ये 3 खरीद लिया। अब देखिए शॉपिंग लिस्ट में क्या हुआ है, यहां से जो अनफिल्टर्ड लिस्ट है मैकटेक नंबर 1 पे है, और ऑलरेडी होल्डिंग में अब मैकटेक आ रहा है, यानी कि यहां से मैकटेक हट गया। देखिए रैंक नंबर 1 जा चुका है, सीधा रैंक नंबर 2 टॉप में आ रही है। तो शीट ऑटोमेटिकली यहाँ फिल्टर करके आपको वो वाला टॉप में दिखाएगा जो सबसे सस्ता है और जो ऑलरेडी आपने बाय नहीं किया हुआ है। ठीक है, तीनों लिस्ट में ऑटोमेटिकली ऐसा होगा, और ये लाइव शीट में भी ऐसा ही होगा। तो 3 जैन का ट्रांजैक्शन पूरा हो गया, और 3 जैन का ये बाय करते ही ये नेक्स्ट वाले दिखाने लगता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप 3 जैन को ही दोबारा यहाँ पे बाय रिकॉर्ड कर लें, आपको डेट चेंज करनी है, क्योंकि एक दिन में मैक्सिमम 3 ही बाय कर रहे हैं और 3 हो गए। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डेट यहाँ दिखा रहा है 4 जैन, तो 4 जैन सेलेक्ट कीजिए यहाँ से। अभी हमें 4 जैन के हिसाब से दिखा रहा है, तो कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, 4 जैन को सिर्फ इतना ही है और कोई एक्शन नहीं है, कोई टारगेट नहीं आया, कोई बाय एंड डिप नहीं आया। तो नेक्स्ट डेट पे चलते हैं 5 जैन। अब 5 जैन को एक तो बाय एंड डिप आ गया ये मैकटेक में,
और दूसरा हमारा कोटक बैंक में टारगेट मीट हो गया है। तो अब देखिए ये रेड कलर कैसे आ रहा है और ये ग्रीन कलर कैसे आ रहा है। ये रेड कलर बेसिकली चेक कर रहा है जो हमारा बिड लेवल है क्या ये उससे नीचे चला गया है। तो अभी -5.39 है, अगर मेरा बिड लेवल से -10% होता तो अब वो रेड कलर में नहीं आ रहा है क्योंकि -10% से नीचे नहीं गया है, लेकिन -2.5% से नीचे गया इसलिए वो रेड कलर है। तो शीट को पता है किस लेवल पे आपको रेड कलर दिखाना है। बाकी कोई -2.5 से नीचे नहीं गया इसलिए वो रेड कलर में नहीं आ रहे हैं। कोटक बैंक ग्रीन कलर में क्यों आ रहा है? क्योंकि उसने 3% से ऊपर का टारगेट मीट कर लिया, जो कि हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं 3%। अगर इसको मैं चेंज करके 5% कर देता हूं, अब वो ग्रीन कलर चला गया क्योंकि शीट अगेन यहाँ रेफर करती है कि कितना टारगेट हमने सेट किया हुआ है। अगर वो मीट हो रहा है तो ही ग्रीन कलर दिखाओ, ताकि हमें ये पता चल जाए किस में बाय एंड डिप करना है, किसे सेल करना है। ओके, और जो ईटीएफ या स्टॉक हमने खरीद लिया उसको दोबारा हम पूरा का पूरा एज अ न्यू बाय नहीं करते पूरे अमाउंट के साथ, उसे हम सिर्फ बाय एंड डिप करेंगे। और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको शॉपिंग लिस्ट में बताया कि वो वाले ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट हो जाएंगे, आपको वो रेकमेंड ही नहीं करेगी शीट। ऑलराइट, तो अब ये एक्शन ले लेते हैं, बाय एंड डिप कर लेते हैं पहले। उसके लिए क्या करना है आपको, जिस भी रो में ये रेड कलर आ रहा है उसके नीचे वाली रो में यहाँ जहां रो नंबर आ रहा है राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट वन रो अबव, ठीक है, एक ब्लैंक रो आ जाएगी और कंट्रोल डी सीधा यहाँ पे दबा देना है। कंट्रोल डी से क्या होता है, ऊपर वाली रो में जो डेटा है वो नीचे पेस्ट हो जाता है। तो ये जो येलो वाला सेक्शन है वो वैसा का वैसा पेस्ट हो गया, बाकी के उसमें फॉर्मूला से उसने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो अब बाय एंड डिप के जो चेंज करने वाला पैरामीटर है वो चेंज कर लेते हैं। इक्विटी ईटीएफ बाय ये हमें चेंज नहीं करना है। शॉप टाइप बाय डेट 5 जैन है, तो यहाँ आप मैनुअली एंटर कर सकते हैं या डबल क्लिक करेंगे और कैलेंडर से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये ईटीएफ कोड सेम रहेगा, नेम सेम रहेगा। बाय प्राइस, इस बैक टेस्टिंग में हम ये मान के चलते हैं कि हमने क्लोजिंग प्राइस पे बाय किया है और क्वांटिटी भी अलग होगी, तो ये पहले डिलीट कर लीजिए। क्लोजिंग प्राइस यहाँ आ रहा है, उसे कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और क्वांटिटी जो यहाँ पे बिड अमाउंट के हिसाब से बिड सजेस्टेड क्वांटिटी आ रही है उतनी क्वांटिटी हमें बाय करनी है। ये क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट हो रहा है, बिड अमाउंट जो है उसे डिवाइड कर रहा है वो उस क्लोज प्राइस से और बता रहा है कि इतनी क्वांटिटी खरीदने में आपका लगभग 2000 रुपए इन्वेस्ट हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे 1990 इन्वेस्ट हो गया। बस बिड का काम खत्म। बस ये ध्यान रखना है कि मैकटेक का बिड है तो नई रो में यहां जाके एंटर नहीं करना है, फिर शीट को पता नहीं चलेगा आपने बिड किया है, वो एक नए बाय की तरह ट्रीट करेगा। उसके नीचे ही एंटर करना है, ये बहुत जरूरी है। तो बिड का काम हो गया। अब नेक्स्ट कर लेते हैं सेलिंग का काम। तो सेलिंग के लिए सोल्ड शीट में जैसे मैंने मार्क किया है, कॉपी द बिलो डेटा फ्रॉम करंट होल्डिंग शीट। तो शॉप टाइप से लेके टारगेट प्राइस तक हमें कॉपी करना है। ठीक है, और क्योंकि ये बैक टेस्टिंग शीट है इसमें मैंने थोड़ा और प्रोविजन डाल दिया है कि हम क्लोज प्राइस और सेल डेट भी यहां से कॉपी कर सकते हैं ताकि हमारा डेटा एंट्री फास्ट हो जाए। ये सिर्फ बैक टेस्टिंग के लिए है, ये दो एक्स्ट्रा चीजें। ठीक है, अभी कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूं आपको, थोड़ा फिर समझ में आएगा। तो यहां से कॉपी करके अगेन पेस्ट वैल्यूज यानी कंट्रोल शिफ्ट वी। तो ये जो येलो वाला पोर्शन है, क्योंकि हम उस दिन के क्लोज प्राइस पे सेल कर रहे हैं, वही इसने वहां से कॉपी करके और उस दिन सेल कर रहे हैं जो हमारी डेट एंटर्ड है यहाँ पे 5 जैन, यहाँ पे 5 जैन। ठीक है, तो वो फटाफट हो गया। चाहता तो मैं इसे मैनुअल एंट्री बना सकता था ताकि आपको बैक टेस्टिंग और लाइव शीट का सेम फील आए, लेकिन क्योंकि बैक टेस्टिंग हमें क्विक करनी होती है, टाइम बचाना होता है, इसलिए मैंने ये वाला प्रोविजन करा है कि आप वहां से ही कॉपी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट ऑन दिस डेट। ये चीज है, हम यहाँ पे ये रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि इस दिन तक हमारा टोटल कितना इन्वेस्ट हो गया था। तो उसे करने से पहले हमारा 5 जैन का एक और चीज बाकी है, हमें न्यू बाय करने हैं। ठीक है, तो तीनों हमें न्यू बाय करने हैं। यहां से कॉपी कीजिए और पेस्ट कीजिए। ठीक है, तो बिड्स है वो एडिशनल है, कोई सेलिंग है वो है, लेकिन जो न्यू बाय है जब तक हम ये हमारी करंट पोजीशन 20 तक नहीं पहुंच जाती तब तक हम न्यू बाय करते रहेंगे, जो भी यहाँ रिकमेंडेशन आ रही है उसके हिसाब से। अब हमने ये सब कर लिया, उसके बाद जो अमाउंट यहाँ पे आ रहा है, ये करेंटली इन्वेस्टेड फ्रॉम पॉकेट, ये टोटल अमाउंट जो अभी तक हमने मैक्सिमम इन्वेस्ट कर दिया है इस डेट को, वो आ रहा है। तो इसको कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट वैल्यू करना है। ठीक है, ये वाला अमाउंट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि हर एक सेलिंग पे हमें पता चले उस दिन तक कितना मैक्सिमम इन्वेस्ट हुआ था, और उस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन चलती है हमारी, बुक CAGR वगैरह निकालता है उसके हिसाब से ही। ऑलराइट, अभी भी ट्रांजैक्शन 5 का पूरा नहीं हुआ क्योंकि जो चीज हमने सेल कर दी वो हमारी करंट होल्डिंग में नहीं है, तो उसको डिलीट भी करना है। तो कोटक बैंक हमने सेल कर दिया है, उस रो नंबर पे राइट क्लिक कीजिए और डिलीट रो कर दीजिए, वो रो चली जाएगी। अब हमारा ट्रांजैक्शन 5 का पूरा हो गया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि 6 जैन का ट्रांजैक्शन चेक करते हैं। तो 6 जैन को एक बाय एंड डिप आ रहा है और ऑफकोर्स 3 न्यू बाय हमें यहाँ पे दिखा रहा है, तो तीनों कर लेते हैं और यहाँ रिकॉर्ड कर लिया और बाय एंड डिप सेम स्टाइल में
इंसर्ट वन रो अबव, कंट्रोल डी और डेट चेंज कीजिए। 6 जैन को हमने बाय किया है और ये प्राइसेस किस प्राइस पे बाय किया, जो क्लोज प्राइस है वो, और क्वांटिटी जो ऊपर वाली रो में आ रही है यहाँ पे 17। यहाँ डबल चेक कर लीजिए, 1969 हमारा इन्वेस्ट हो गया। और यहाँ मैंने एक्चुअल बाय क्वांटिटी क्यों लिखा है, क्योंकि सजेस्ट वो कई बार क्वांटिटी करेगा आपको जो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से है, लेकिन हो सकता है जिस प्राइस पे आपने बाय किया वो डिफरेंट हो और थोड़ी क्वांटिटी आपने ऊपर नीचे बाय करी हो, इसलिए मैंने एक्चुअल बाय क्वांटिटी इसको नाम दिया है कि अगर आपने ज्यादा करी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1969 हुआ था, सपोज मैंने 18 बाय किया होता तो 2085, तो आप जितना भी आप बाय कर रहे हैं उस क्वांटिटी को आप यहाँ एंटर करेंगे और जिस प्राइस पे आपने बाय किया है एक्चुअल ट्रांजैक्शन, जब आप लाइव अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, वो यहाँ एंटर करना है आपको। लेकिन बैक टेस्टिंग में तो ऑफ कोर्स यहाँ के क्लोज प्राइस को हमने प्राइस ले लिया और क्वांटिटी 17 ही रख लेते हैं फिलहाल। ओके, अब हमारा 6th का भी ट्रांजैक्शन पूरा हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं 7th। ठीक है, यहां कुछ नहीं है, सिर्फ न्यू बाय करने हैं और फिर हम 8th 9th को छुट्टी है, 10th को चलते हैं। अब देखिए 10th को इक्विटी में कुछ नहीं आ रहा है, स्टॉक में कुछ नहीं आ रहा है, ये कैसे हो रहा है, एक बार शॉपिंग लिस्ट को फिर से देख लेते हैं। नीचे वाले टेबल में ये पूरे रैंक्स आ रहे हैं, लेकिन हम सब कुछ बाय कर चुके हैं, इसलिए फिल्टर होके खाली हो गया है, कुछ नहीं आ रहा है। ज्वेलरी में हमने 2 तो बाय कर लिए, लेकिन तीसरा वाला बाय नहीं किया, इसलिए वो फिल्टर होके हमें बोल रहा है ओके आप ये अभी भी बाय कर सकते हैं। तो ये रैंकिंग से ही उठाता है कि हम क्या बाय कर सकते हैं, और जो बाय कर लिया है उसको हटा देता है ये फिल्टर्ड लिस्ट, और फाइनली यहाँ पॉपुलेट कर देता है जो एलिजिबल है बाय करने के लिए। ठीक है, तो इस दिन एक ही है तो उसको ही कॉपी कीजिए और यहाँ पेस्ट कर लीजिए, पेस्ट एज वैल्यूज। नेक्स्ट डेट पे चलते हैं 11 जैन। तो अभी तक हम 15 पोजीशन ले चुके हैं और इस दिन कुछ भी नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी सारे रैंकिंग में आ रहे हैं हम बाय कर चुके हैं, यानी इस दिन हमें कुछ बाय नहीं करना है, ना ही कोई डिप आया है ना ही कोई सेलिंग आई है, तो कुछ नहीं करना है, सीधा अगली डेट पे चले जाना है। ऑलराइट, 12 जैन को ईटीएफ आया है, स्टॉक आया है, तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए और सबसे लास्ट में पेस्ट एज वैल्यूज कर लीजिए, और उसके बाद जो जो प्रॉफिट आया है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, उस प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर लीजिए और सेलिंग में डाल दीजिए। तो इस तरह से आपको अपनी शीट को यूज करना है। और शीट को ऑपरेट कब करना है, शॉप को ऑपरेट कब करना है, ये मैं वीडियो में बताना भूल गया था, लेकिन ईटीएफ शॉप वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया था। सेम प्रिंसिपल है, एक टाइम फिक्स करना है आपको दिन का कि मैं शाम को 3 बजे करूंगा या दोपहर में 1 बजे करूंगा या फिर सुबह 11 बजे करूंगा, कोई भी टाइम हो सकता है वो जब ट्रेडिंग आवर्स हैं, क्योंकि जब आप फ्री हो तभी का टाइम चूज कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई बेस्ट टाइम है, मॉर्निंग में बेस्ट होता है या आफ्टरनून में या इवनिंग में बेस्ट होता है, ऐसा कोई बेस्ट टाइम नहीं है। मार्केट के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से टाइम चूज कर सकते हैं, और जिस टाइम आप अपनी शॉप ऑपरेट कर रहे हैं लाइव शॉप, उस वक्त जो प्राइस आएगा उसके हिसाब से रैंकिंग होगी। तो अगर आप सुबह 11 बजे देखेंगे तो हो सकता है रैंकिंग में कुछ और हो, दिन में 1 बजे देखेंगे तो रैंकिंग बदल गई होगी, शाम को 3 बजे देखेंगे तो रैंकिंग बदल गई होगी, क्योंकि उस वक्त के जो करंट मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से वो रैंकिंग करता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि पूरे दिन में सेम ही रिकमेंडेशन आएंगी, ये ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी की तरह नहीं काम करता है, ये लाइव मार्केट प्राइस के हिसाब से रैंकिंग करता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा फायर शॉप कैसे करना है। क्विकली आपको एमटीएफ का भी बता देता हूं, उसमें छोटा सा चेंज है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। ओके, एमटीएफ की शीट सिप वाली मैंने खोली है। शॉपिंग लिस्ट में यहाँ पे सेम प्रिंसिपल, यहाँ अनफिल्टर्ड है, ऊपर फिल्टर्ड लिस्ट आएगी, और जो फिल्टर्ड होंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको ये करना है, देखिए जैसे हमने यहाँ पे ये पूरा का पूरा कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है, और क्योंकि एमटीएफ में किसी ईटीएफ में कुछ मार्जिन मिलता है, किसी और में कुछ और मार्जिन मिलता है, इसका एक एग्जांपल मैंने कॉपी पेस्ट किया था। ओके, तो कोटक बैंक में अगर आप पूरा डिलीवरी में खरीदते हैं तो 29,106 अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 66 क्वांटिटी बाय करनी है, और वही चीज आप एमटीएफ में करते हैं, 66 क्वांटिटी बाय करते हैं तो इतना मार्जिन लगता है 9,636। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और अगर मैं वही चीज चेक करूं रिलायंस के लिए, और रिलायंस अगर मैं एमटीएफ में 8,655 इन्वेस्ट करना चाहता हूं, उसमें मार्जिन 4x के करीब या उससे थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, इसलिए वो 37,000 आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग ईटीएफ अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग मार्जिन मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता क्वांटिटी कितना लेना है, ये आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रोकर के हिसाब से हो सकता है चेंज, ईटीएफ के हिसाब से, स्टॉक के हिसाब से चेंज हो सकता है। तो कितना आपने एक्चुअल क्वांटिटी बाय किया ओवरऑल, वो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करना है। जैसे कोटक बैंक, पीएसयू बैंक का ले लेते हैं 66। ठीक है,
और उसके बाद इन्वेस्टेड फ्रॉम पॉकेट, तो इस एग्जांपल में तो अगर मैं यहाँ पे कोटक पीएसयू बैंक पुल करता हूं, ये कोड आप कॉपी करेंगे और सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा बीएससी और एनएससी का। ठीक है, बाय में जाएंगे आप, डिलीवरी इंट्राडे एमटीएफ, तो एमटीएफ में जाके अगर हम से यहाँ पे 60 डालते हैं तो ये मार्जिन बोल रहा है 8760 और मुझे करना है 833, तो थोड़ा सा और कम करना है मुझे, यानी कि मैं 59 कर लूं अगर। हाँ, ये मेरा नियर अबाउट जो हमें इन्वेस्ट करना है। तो इस रिक्वायर्ड मार्जिन को मेरे को मैच करना होता है इसके साथ कि मेरे पार्ट्स के हिसाब से कितना आ रहा है। तो 8333 से लगभग ये नियर बाय है, तो यानी कि 57 क्वांटिटी मुझे बाय करनी है। तो यहाँ पे मैं 57 एंटर करूंगा और इन्वेस्टेड फ्रॉम पॉकेट ये येलो कलर में होगा आपकी शीट में। तो यहाँ पे जो आ रहा है 8322, ठीक है, ये आपको यहाँ पे एंटर करना है कि ओके 8322 मेरी पॉकेट से लगा। और एल्केमिस्ट कन्वर्जन डेट, अगर ये होल्डिंग आपकी 20 डेज तक चलती है, जैसे ही 20 डेज होंगे ये ब्लू कलर में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पिछली कोई डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ जो 20 डेज पहले की रही हो, देखिए 22 डेज का होल्डिंग दिखा रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली कलर चेंज कर लेगा आपकी शीट में। तो जिस भी ईटीएफ या स्टॉक को 20 डेज हो जाएंगे या उससे ज्यादा, वो इस कलर में आ जाएगा, ताकि आपको उस दिन पता चल जाए ओके अगर आपने मिस कर दिया डिलीवरी लेना, क्योंकि स्ट्रैटेजी के हिसाब से 20 डेज होने पर हम डिलीवरी ले लेते हैं जो भी हमने एमटीएफ में मार्जिन देके खरीदा है। ठीक है, सपोज ये फ्राइडे को आया होता 20 डेज पे, तो मैं यहाँ पे 4 अगस्त एंटर कर लेता, तो ये मेरी मार्जिन, तो ये डेट है मेरी एल्केमिस्ट कन्वर्जन डेट। ओके, और उसके हिसाब से मेरी नेक्स्ट सिप डेट तय होती है। तो 4 अगस्त को अगर मैंने एल्केमिस्ट में कन्वर्ट किया, उसके 1 महीने बाद मुझे इसकी सिप करनी है। 4 अगस्त को और कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिलीवरी ले लेनी है। तो 4 सितंबर को तो मैनुअली उसकी एंट्री कीजिए। ठीक है, सिप अमाउंट ये ऑटोमेटिकली 15 पार्ट्स में आपके टोटल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करेगा और उसके हिसाब से सिप सजेस्टेड क्वांटिटी बताएगा, जैसे हमने थोड़ी देर पहले दूसरी शीट में देखा था कि बिड सजेस्टेड क्वांटिटी कैसे बताता है। और एक बार हमने डिलीवरी ले ली तो पहले इन्वेस्टेड फ्रॉम पॉकेट था जो मार्जिन में मनी दिया था, लेकिन अब तो पूरा इन्वेस्ट कर दिया डिलीवरी लेने के बाद, तो इसलिए आपको पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ अपडेट कर देना है, ताकि यहाँ करेंटली इन्वेस्टेड फ्रॉम पॉकेट वो रिकॉर्ड कर ले कि आपकी पॉकेट से अब इतना जा चुका है। ठीक है, तो ये चेंज करना है जिस भी दिन आप इसे डिलीवरी ले रहे हैं, यानी कि एल्केमिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। बाकी का प्रोसेस सेम टू सेम है। सेलिंग में कैसे रिकॉर्ड करना है सेम टू सेम है, जहां येलो है वहां पे मैनुअल एंट्री करनी है, और जहां लिखा है कि कॉपी करना है आपको करंट होल्डिंग शीट से, वहां कॉपी पेस्ट कीजिए, यहाँ मैनुअल एंट्री कीजिए और बाकी के वैल्यूज फॉर्मूला से कैलकुलेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी शीट में एंट्री करनी है। उम्मीद करता हूं आपको थोड़ी क्लैरिफिकेशन मिली होगी कि शीट में कैसे बारीकी से काम करना है। बाकी थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए बैक टेस्टिंग शीट में, आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा, और आप बैक टेस्टिंग भी कर लेंगे अपने मनपसंद पीरियड की, क्योंकि सब कुछ मैनुअली ही करना है बैक टेस्टिंग शीट में। ओके दोस्तों, अब ये देख लेते हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी ईटीएफ शॉप है और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं फायर शॉप में या एमटीएफ शॉप में, उसको कैसे करना है। बहुत ही सिंपल है, छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखना है और वो कन्वर्जन हो जाएगा। तो वो कन्वर्जन लाइव मैं आपको करके दिखाता हूं, अपनी वाइफ की ईटीएफ शॉप को फायर शॉप में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये वाली शीट है ईटीएफ शॉप विद लीफो ममता, तो ये वाली शीट वो यूज कर रही थी अपनी ईटीएफ शॉप को चलाने के लिए। ठीक है, इसमें रिकॉर्ड कर रखे हैं सारे बाइज और जो सेल हुए हैं वो। तो यहां से डेटा उठा के, क्योंकि जो अभी भी करंटली मेरे बाइंग में है, खरीदा हुआ माल में है, वो मेरे करंट होल्डिंग में मुझे फायर शॉप में ट्रांसफर करने। तो पहला स्टेप है ये, तो करंट होल्डिंग शीट यहाँ खोल लीजिए फायर शॉप में और यहाँ खरीदा हुआ माल। तो बेसिकली हमें चाहिए यहाँ से ये जो येलो पोर्शन है वो सारा का सारा यहाँ से कॉपी कीजिए और फायर शॉप में जाके यहाँ बाई डेट के नीचे, क्योंकि ईटीएफ शॉप में शॉप टाइप नहीं होता है तो वो वहां पे मत पेस्ट कीजिएगा, यहाँ बाई डेट में राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल वैल्यूज ओनली। ठीक है, इसके बाद आपका ये सारा का सारा बाकी का कैलकुलेशन की कितना इन्वेस्टेड अमाउंट है वो सब हो जाएगा, वो कॉपी मत कीजिएगा, सिर्फ इतना बाय डेट से लेके क्वांटिटी आपने कितना बाय किया है, जैसा मैंने दिखाया एग्जैक्टली वैसे ही आप कॉपी करेंगे और वहां पेस्ट करेंगे। ये वाला सेक्शन आप मैनुअली भर सकते हैं कि कौन सा इक्विटी शॉप का है। फॉर एग्जांपल इक्विटी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये हेनसेंग बीज या मॉनक्यू तक इक्विटी वाला है तो यहाँ मैं इक्विटी डाल देता हूँ। गोल्ड बीज ज्वेलरी का है तो ये एचडीएफसी सिल्वर गोल्ड 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 यहाँ तक ज्वेलरी है वो डाल देता हूँ। इसी तरह आपको सारा बाकी का अपडेट कर लेना है, ये वाला मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक है, इस वाली शीट में हो गया। उसके बाद आप जाएंगे यहाँ बिका हुआ माल में, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे आप बाय डेट से लेके एक्चुअल बाय क्वांटिटी तक कॉपी कीजिए और यहाँ बाय डेट के नीचे पेस्ट कीजिए, क्योंकि वो सेम डेटा सेम कॉलम के अंदर जाना जरूरी है। बाय डेट थी, एनएससी कोड था, ये नेम था,
ये बाय प्राइस था, ये बाय क्वांटिटी थी। इसके बाद इन्वेस्टेड अमाउंट, ये भी हमें अभी वहां से कॉपी करना है क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला नहीं लगे हैं इस शीट में, ठीक है। तो इन्वेस्टेड अमाउंट, टोटल क्वांटिटी वगैरह देखते हैं उसमें क्या क्या है हमारे पास। तो इन्वेस्टेड अमाउंट ही है सिर्फ, ठीक है, ये कॉपी कर लीजिए और यहाँ इन्वेस्टेड अमाउंट में पेस्ट कर दीजिए। तो टोटल क्वांटिटी और टोटल इन्वेस्टेड यहां से उठा के यहाँ नीचे तक ये यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, सेम चीज, ठीक है। ये पहली बार में आपको इतना सारा करना पड़ेगा क्योंकि हम कन्वर्जन कर रहे हैं, यहाँ शीट का स्ट्रक्चर अलग है उस शीट से। लेकिन जब आप नया करेंगे तो जो मैंने अभी तक आपको डेमो पिछला दिखाया, बहुत इजी कॉपी पेस्टिंग है, ठीक है। तो ये पहली बार के लिए कर रहे हैं हम कन्वर्जन के लिए। एवरेज प्राइस के लिए आप यहाँ पे टोटल इन्वेस्टेड अपॉन टोटल क्वांटिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए, वो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। टारगेट प्राइस की यहाँ जरूरत नहीं हमें फिल करने की क्योंकि आगे के फॉर्मूलाज में वो यूज नहीं होता है। फिर उसके बाद सेल प्राइस, सेल डेट और टोटल इन्वेस्टेड चाहिए, वो यहाँ पे हमारे पास वैसा का वैसा है। तो ये 3 कॉलम्स को कॉपी कीजिए और यहाँ पेस्ट वैल्यूज कीजिए, बाकी का डेटा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। ब्रोकरेज का डेटा आपको करना है तो मैनुअली आप डाल सकते हैं, बाकी का डेटा सारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है, ठीक है। डिविडेंड आपको कितना रखना है, 20% के हिसाब से इसने लगा दिया है, लेकिन अगर आपको कम ज्यादा करना है यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 0%, अगर मुझे कोई डिविडेंड नहीं काटना है तो देखिए सब कुछ 0 हो गया, कोई डिविडेंड नहीं कटा और ग्रोथ अमाउंट मेरा बढ़ गया। लेकिन अगर 20% काटना है तो आप जो भी परसेंट यहाँ डिफाइन करेंगे वो यहाँ पे कट जाएगा। तो बिका हुआ माल यानी कि सोल्ड, ये भी कॉपी कंप्लीट हो गया। तो अच्छे से बार बार वीडियो को चला के देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट कीजिएगा, आराम से कन्वर्जन हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि जिस डेटा को आप पेस्ट कर रहे हैं वो सही कॉलम में जा रहा है। ऑलराइट, अब करंट होल्डिंग में जो नई शीट आई है हमें, इसमें कुछ चीजें आपको बता दूं। अब बिड अमाउंट यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, ये कई तरह लोगों ने मुझसे पूछा था। बिड अमाउंट में यहाँ कुछ नहीं आएगा अगर आपका यहाँ इन्वेस्टेड अमाउंट 20,000 से कम है, ठीक है। तो सारा का सारा मेरा यहाँ 20,000 से कम है, इसलिए बिड अमाउंट नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैं नया डेटा एंटर करूंगा इस तरह से, जब मैं नया ट्रांजैक्शन करूंगा नेक्स्ट डे से करूंगा तो बिड अमाउंट उसके लिए आएगा क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट 20,000 से ऊपर है। तो फॉर्मूला ही मैंने इस तरह से डिजाइन किया क्योंकि जब हम बाय इन डिप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका बाय इन डिप करता हूं, ये वाले उसका, ठीक है, और इसका मैं डिटेल डालता हूं कि मैंने किस प्राइस पे बाय किया। सपोज मैंने 4 क्वांटिटीज बाय की होती है इसकी, ठीक है। तो देखिए अब ये जो मेरी क्वांटिटी है और ये जो बिड अमाउंट है रिपीट ना हो नीचे वाले में, इसलिए मुझे वो फॉर्मूला लगाना पड़ा। तो ये एक टेक्निकल रेस्ट्रिक्शन सिर्फ पुराने ट्रेड्स के लिए है, बट आई एम श्योर हम लोग मैनुअली मैनेज कर सकते हैं इस चीज को। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जैसे हैंसेंग बीज में हमने टोटल इन्वेस्टमेंट 10,000 का किया हुआ है, यहाँ पे टाइप मत कीजिएगा बिड अमाउंट, ठीक है, क्योंकि यहां सब फॉर्मूला लगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइप कर देता हूं यहाँ पे कि मुझे 1000 का बिड करना है, यहां तो आ गया, लेकिन नीचे देखिए सब उड़ गया क्योंकि नीचे के उसमें वैल्यूज वो पॉपुलेट नहीं कर पाएगा, एरर आ जाता है वहां पे, ठीक है। तो इस सेक्शन में जहां भी येलो नहीं है वहां आपको कुछ टाइप नहीं करना है, तभी नीचे के सेक्शन में वैल्यूज ठीक से पॉपुलेट होंगी। सिर्फ येलो सेक्शन में ही आप टाइप कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको रखना है तो आप इस लास्ट कॉलम जो मैंने दिया उसके बाद एक और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट 1 कॉलम टू द राइट और मे बी एक और कॉलम, ताकि थोड़ा गैप बन जाए। और यहां वाले में आप डाल सकते हैं ओके बिड अमाउंट, ओके। और यहाँ कुछ भी फॉर्मूला आप कैलकुलेट करेंगे कि मुझे इसमें 10,000 इन्वेस्ट हो गया है डिवाइडेड बाय 10 पार्ट्स, इसका मेरा बिड अमाउंट कितना आता है, इसको जरा नंबर में कन्वर्ट कर लूं, ठीक है, 1021। तो यहां से आप अपने वैल्यूज को ट्रैक कर सकते हैं कि इस वाले ETF में मुझे कितना करना है वगैरह वगैरह, ठीक है। यहां आप कुछ भी करेंगे, एक्स्ट्रा वैल्यूज डालेंगे, एक्स्ट्रा कॉलम लगा के, जहां तक मैंने दिया है आपको Z तक, उसके बाद शीट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां से रेफरेंस नहीं उठा रहा है। लेकिन उससे पहले आप कहीं भी कुछ डेटा जहां येलो नहीं है वहां ऑल्टर करते हैं, कोई नया कॉलम डालते हैं, आपकी शीट का डेटा खराब हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक और चीज आप ध्यान रखिए, जब आप कन्वर्जन करेंगे, यहाँ करंट पोजीशन 36 आ रहा है, तो करंट पोजीशन मैक्सिमम हमारी 20 तक होनी चाहिए स्ट्रेटजी के हिसाब से, तो उसका ध्यान रखिएगा कि 20 पर जब आए तभी आप न्यू फ्रेश बाइंग करें, उससे पहले फ्रेश बाइंग नहीं करें। राइट, तो कन्वर्जन हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई सवाल है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूं जल्दी आपसे अगले वीडियो में।